ओके, द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी विल व्यू कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब हम ये देख रहे हैं कि कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गई है बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत जल्दी, और बड़े बड़े लेवल पे कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन है, इसको हम इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिकली कैसे हम व्यू करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन की ग्लोबलाइजेशन के ने एक टर्म बता दिए, उसका मतलब क्या बता दिए, इट रेफर्स टू द इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, एंड स्ट्रेचिंग ऑफ इकोनॉमिक कनेक्शंस। इंटेंसिफिकेशन होता है कि बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है। पहले अगर वो साल में एक दफा किसी चीज, किसी मुल्क को कोई चीज अपनी बेचते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो चीज हर महीने किसी दूसरे मुल्क में बिक रही है, जा रही है। ठीक है, स्ट्रेचिंग किस तरह से हो जाएगी कि अगर कोई चीज एक फॉर अगर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया या अफगानिस्तान या जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान और चाइना में चीजें बेचता था, भेजता था, ट्रेड करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया के लोगों में क्या कर रहे हैं, वो चीजें उनको बेच रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, फिर हमारे पास है क्या है, इसको एक और उन्होंने बता दिया कि जो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ज्यादातर जो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है उस टाइम पीरियड को ज्यादातर। ठीक है, कि कैसे एक ग्लोबली एक इकोनॉमिक ऑर्डर एक डेवलप हुआ है। ठीक है, कि हमने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली हमने कोई चीज बेचनी है किसी को, किसी के साथ ट्रेड करना है, किसी के साथ हमने कोई चीजें शेयर करनी है, तो वो किस कीमत पे करनी है, उसका क्या रेट होगा, या किस हिसाब से वो ट्रेडिंग की जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो इमर्ज हुआ है, ये कब इमर्ज हुआ था, कब ये सामने आया था, ये जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी। ठीक है, दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के बाद क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कहते हैं ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद। उसने क्या किया था कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट की थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, या जो कॉर्पोरेशंस हैं, इन्होंने ये डेवलप हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों ने मिलकर ग्लोबली जो इकोनॉमिक ऑर्डर था पूरी दुनिया का, उसको एक सेट किया, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में बनाया। ठीक है, फिर कहते हैं कि 1980s में क्या हुआ था कि न्यू लिबरल पॉलिसीज आई थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हुई थी, लिबरलाइजेशन का प्रोसेस आया था, जिसके अंदर ये कंट्रीज को इंडिपेंडेंस हासिल थी, फ्रीडम दी गई थी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड, या वो टैरिफ किस तरह से लगा रही है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे। सिंस देन कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आई थी, ठीक है, कि अब तब से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन बनी है। फिर 1980s में ये लिबरलाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की गई है कि लोगों को आज़ादी हासिल थी, ये लोगों को अलाउ किया गया था कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करें। ठीक है, उनकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस हुई। ठीक है, कि जो ट्रेड है और जो फाइनेंस है वो इजीली किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में अलाउ की गई, या उनके दरमियान में ये इंडिपेंडेंस दी गई, उनको ये आज़ादी दी गई, किस तरह से वो ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल इंक्रीजिंग पावर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये जो तीन, ये जो कहते हैं कि डेवलपमेंट्स आई थी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस है, या इंक्रीजिंग पावर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है, या इनहेंस रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, लेकिन ये वैसे एक समरी दे रही है कि ये तीन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ये आई थी। लेकिन कहते हैं कि इन डेवलपमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी सेटबैक्स भी आई थी, बहुत ज्यादा नुकसानात भी हुई थी, या यू कैन से कि बहुत ज्यादा डैमेजेस भी हुए थे। डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ कि 2008 से 2010 तक इकोनॉमिक रिसेशंस आए थे। बहुत सारी इकोनॉमी जो थी वो दुनिया के कुछ कंट्रीज में स्लो डाउन हो गई थी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी उनकी इतनी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट के फेज में थोड़ा सा
स्टॉप आ गया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज हमेशा से इकोनॉमिकली डेवलप होती आ रही है, बल्कि दरमियान में कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी आए थे जिसके अंदर उनको इकोनॉमी जो थी, जो डेवलपमेंट थी, वो कुछ अरसा रुक गई थी पूरी दुनिया की, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अमंग द कंट्रीज, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्कों के दरमियान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रही है चाहे वो इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट क्या है? पाकिस्तान फॉर एग्जांपल सऊदी अरब को कोई चीज बेचता है, सेल करता है, तो वो एक्सपोर्ट होगी। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से चीजें खरीद के अपने मुल्क में लेके आएगा तो वो हमारे पास इंपोर्ट कहलाई जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के प्रोसेसेस, मतलब कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कैसे रही है, तरीका क्या है, ये जो ट्रेड हो रहा है, ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही है, ये किस तरह से हो रही है, किन जराए से हो रही है। अपॉर्चुनिटीज, लोगों को, ये जो मुल्कों को कौन से ऐसे जराए मौजूद हैं, उनको कौन से ऐसी सहूलियात दी जा रही हैं कि जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या उनको फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी मुल्क से कोई चीजें मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कम कीमत पे फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं, वो उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फ्री ट्रेड है। या अगर किसी कोई मुल्क की कोई भी कंपनी हमारे मुल्क में आके कोई इंडस्ट्री लगा रही है, कोई फैक्ट्री लगा रही है, तो और हम उसके इस फैक्ट्री लगाने पे उससे कोई हम टैक्सेस नहीं ले रहे, ठीक है, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मुल्कों के दरमियान हो रही है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड मसाइल कौन से हैं, इन सब चीजों की स्टडी किसके अंदर आती है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती है। कि मुल्कों के दरमियान जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से हो रही हैं, कौन से ऐसे जराए मौजूद हैं, कौन से ऐसी वसाइल लोगों को मुहैया किए जा रहे हैं, या कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, या उससे रिलेटेड कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। आप कहते हैं कि ये जो बहुत सारे मुल्क टाइम पीरियड्स थे पूरी इस दुनिया में, अगर कहते हैं, या इन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड्स आए थे जिसके अंदर क्या हुआ था कि ये चीजें हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी, ये हुई थी। ये क्या कहते हैं कि ज्यादातर फॉर एग्जांपल एक लेट 19th सेंचुरी टू वर्ल्ड वॉर 1, इस टाइम पीरियड में एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से थी, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस तरह से था। द क्वार्टर सेंचुरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो टाइम पीरियड रह गया था 20th सेंचुरी का, उसमें क्या हुआ था, या 1960 से 1970 से इनसे लेके अब तक का जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक प्रोसेसेस दुनिया में चल रहे हैं, वो किस तरह के हैं या किस लेवल के हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व्ड एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो हमने पीछे ये कहा था कि इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारे मुल्कों के दरमियान में जो फैल गई है, उसके फैलने से के प्रोसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसी तरह से एक और ये एक टर्म बताते हैं, उसका मतलब बता रहे हैं क्या है कि इट हैज इन्वॉल्व्ड एन इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि कैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या चीज आती है कि कैसे अब बढ़ गई है, स्पीड अप हो गया है, एक हाई रेट हो गया है, किस चीज का इजाफा किस चीज में हो गया है, इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लोग चीजों की मूवमेंट बढ़ गई है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीजों का एक्सचेंज कैसे हो गया है, और सर्विसेज का एक्सचेंज। सर्विसेज आप ये कह सकते हैं ऐसे कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, किसी दूसरे मुल्क में जाके बिजनेस कर रहा है, तो ही इज गिविंग हिज सर्विसेज। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जाके यूके में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। कैपिटल है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, लेबर है, ठीक है, मूवमेंट किस किस की हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज की
कैपिटल की और लेबर की, ठीक है। लेबर किस तरह से, एज पीपल माइग्रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आती हैं। आपने शुरू में ये बताया था कि ट्रेड आता है, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम ये चीजें भी देख लेते हैं कि ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। मूवमेंट किस चीज की है, गुड्स की है, सर्विसेज की, कैपिटल की और लेबर की भी है, ठीक है। लेबर की जो मूवमेंट है, लेबर पावर जो एक मुल्क की दूसरे मुल्क में कैसे मूव कर रही है, कैसे जा रही है, या वो काम कैसे कर रही है, वो भी हमारे पास इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। अब आप ये देखते होंगे काफी मुल्कों में ये दिखाते हैं, ये पाकिस्तान की अपनी एग्जांपल्स दिखा रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इलीगल रूट से, इलीगल जो रास्ते होते हैं उनसे ये गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या फॉर एग्जांपल दुबई जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। किस लिए, ओनली फॉर द प्रोसेस, इन ऑर्डर टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब की हासिल करने के लिए, कि उनको जॉब मिले। जॉब के लिए क्या करते हैं कि वो मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। अब क्या वो मूवमेंट लीगल तरीके से हो रही है या क्या वो मूवमेंट इलीगल तरीके से हो रही है, या अगर वो मूवमेंट कर रही है तो उस मूवमेंट का उनके ऊपर क्या असरात हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किस तरीके से वो मूव कर रही हैं। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाता है। और अगर हम उसको फिर इसी चीजों को हम सोशियोलॉजिकली भी देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अक्सर आप ये देखते होंगे कि अगर पाकिस्तान के रिलेशनशिप या अगर किसी कंट्री के रिलेशनशिप किसी दूसरे कंट्री के साथ अच्छे नहीं होते, बेहतर ताल्लुकात नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके साथ ट्रेड को रोक देते हैं, ठीक है, कि हमने आपके साथ तिजारत नहीं करनी, हमने आपके साथ ये चीज नहीं खरीदनी, आपको ये चीज नहीं बेचनी। तो उसका नुकसान किसको होगा, उसका फायदा किसको होगा, ठीक है। या अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई, जैसे अगर हम आजकल की बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, पहले क्या था जब ये पाकिस्तान के अंदर जब ये फरवरी मार्च अप्रैल में आया था, या जो फर्स्ट वेव इसकी पूरी दुनिया में आई थी, तो उसने क्या किया था, उस वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। किस तरह से इफेक्ट किया था कि कंट्रीज ने आपस में ट्रेड को थोड़े अरसे के लिए रोक दिया था। मूवमेंट ऑफ द पीपल था, मूवमेंट ऑफ द लेबर था, मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का था, वो क्या हो गया था, वो स्टॉप हो गया था। तो उस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रुकने की वजह से क्या असरात हुए थे, उसके क्या फायदे हुए थे, तो ये भी हमारे पास इसी चीज के अंदर आ जाता है। फिर हम किसकी बात करते हैं कि दिस फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन पर्टिकुलरली फैसिलिटेटेड बाय द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो चेंज आया है, कि पहले अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कि पहले अगर फॉर एग्जांपल एक मुल्क सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के साथ चीजों को एक्सचेंज करता था, या उनकी लेबर जो उनके मजदूर थे या उनके जो लोग थे एक जगह से सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर जाते थे जॉब के लिए, तो अब ये आसानी हो गई है कि अब वो सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज में नहीं जाते, अब वो करते हैं वो पूरी दुनिया में चले जाते हैं। पाकिस्तान के लोग अब चाइना में भी जॉब के लिए जाएंगे, पाकिस्तान के लोग अब ईरान में भी जाएंगे, अफगानिस्तान में भी जाएंगे, अमेरिका में भी जाएंगे, सऊदी अरब में भी जाएंगे, दुबई में भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा मुल्क नहीं रहता जिसके अंदर अब वो इतना इम्पॉसिबल हो कि वो जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हुआ है, ये किस तरह से जो आप कहते हैं कि ये आसान हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी नंबर वन एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के रोल की वजह से क्या हुआ है कि लोगों की जो मूवमेंट है अब वो बहुत ज्यादा इजी हो गई है, लोगों की मूवमेंट, चीजों की मूवमेंट, ठीक है। तो उन चीजों, लोगों की मूवमेंट की वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो फेज है ये बहुत ज्यादा अब स्पीड अप हो गया। टेक्नोलॉजी के अंदर ये लोग बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। फिर हम ये कहते हैं कि कभी कभी इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है, कि इसको न्यू लिबरलिज्म के साथ भी अटैच किया जाता है। न्यू लिबरलिज्म कैसे है, क्यों, क्योंकि अब कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ओपन है, ठीक है, कि कंट्रीज को इजाजत दे दी गई है, ये कंट्रीज के अंदर आजादी है, ये उनको दे दी गई कि वो ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, या वो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, या इकोनॉमीज आपस में मुख्तलिफ मुल्कों की वो कैसे खुली हुई है। और न्यू लिबरलिज्म इस वजह से है क्योंकि जो आजकल जो ट्रेड है वो ट्रेड डिपेंड कर रही है मार्केट्स पे। इंटरनेशनली जो मार्केट्स बनी हुई हैं, इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक मार्केट्स बनी हुई हैं, उस मार्केट्स के अंदर चीजों की क्या रेट लगाया गया है, उन मार्केट्स के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है।
तो जो डिपेंडेंस है, जो आप ये कह सकते हो कि जो रिलेशनशिप बना हुआ है, या इस इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो मार्केट्स कर रही हैं। मार्केट्स का जोर ज्यादा हो गया है और गवर्नमेंट का जोर जो है वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। गवर्नमेंट अब इतनी ज्यादा उस तरह से इनके ऊपर रिलायंस नहीं है, बल्कि रिलायंस अब किसके ऊपर है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है या जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये मार्केट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है आपको ये किस तरह से जा रहा है? Yes, ma'am. Let me see how many of you are there. Only 7. Okay. अच्छा, और उसके साथ हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज अकर्ड इन अ वेरी अनइवन मैनर। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो अनइवन मैनर में बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सारे कंट्रीज ही आपस में डेवलप कर रही हैं, सारी कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बेहतर जा रही है, सारे कंट्रीज ही अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रही हैं, नहीं, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट ज्यादा कर रही हैं। यू कैन लिंक दैट पॉइंट विद योर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया गया था कैसे एक कंट्री जो कोर है वो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, कैसे वो फायदा उठा रहे होते हैं उनकी इकोनॉमीज का, रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो दैट शोज कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो अनइवन मैनर में चल रही है, कोई एक मखसूस उसकी एक तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीज इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं और कुछ कंट्रीज इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बहुत थोड़ा फायदा उठा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, दिस हैज रिजल्टेड इन राइजिंग इनइक्वालिटी एंड टेंशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मुल्कों के दरमियान, क्योंकि अनइवन ग्लोबलाइजेशन है ना, अनइवन ये मैनर हो रहा है, कोई एक स्मूथ वे नहीं है कि सारे कंट्रीज ही डेवलप कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल जो पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है। ये इनइक्वालिटी और टेंशन को आप लिंक कर सकते हैं विद योर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के साथ आप कैसे इसको लिंक करते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि चूंकि हाउ you can say that world system theory, how it is depicting that the inequality and the tension between the countries has been increased, क्योंकि कुछ countries, the core countries, are getting more benefit from this process of economic globalization as compared to the periphery or semi periphery। ठीक है, Yes, ma'am. फिर हमारे पास है